नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए जो पाठ पढ़ाया जाएगा वो पंचायती राज व्यवस्था का भाग सेकंड पढ़ाया जाएगा। और ये क्लास आपकी राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के अंतिम क्लास होगी। इसमें आपकी पूरी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी और मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप जा कर के अपने सामान्य ज्ञान और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की सभी क्लासों को एक बार फिर से रिवीजन मारेंगे। और ये आज की अंतिम क्लास है। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को विजिट पहली बार किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें साथियों। देखिए, हमने बात की थी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो हमने वहाँ पर जो हमारे पंचायती राज के अनुच्छेद थे उनके बारे में चर्चा की थी। और अब हम आगे बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम, जिसको साथियों पेशा एक्ट 1996 कहा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट है। पेशा एक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में। तो यह कानून जो था साथियों 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया था। भूरियात समिति की सिफारिश पर यह आया था और यह मुख्यतः 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखनी है। ये कब लागू किया गया था? 24 दिसंबर 1996 को। किसकी सिफारिश पर आया था? भूरियात समिति की सिफारिश पर पेशा एक्ट बनाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जो गांव की परंपराओं का संरक्षण और विवादों का क्या करेगी? निपटारा करेगी। आगे बात करते हैं। और यह कानून जो था साथियों पेशा एक्ट सबसे पहले पूरे भारत के अंदर 10 राज्यों में बनाया गया था। कौन कौन से थे वो 10 राज्य? सुनिएगा आप लोग। एक बार आपको हम ट्रिक बता देते हैं। हम तेरी छत के मध्य अंधे ओझा बनकर घूमे। तो ये 10 राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु नहीं तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। ये 10 राज्यों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जिनमें सबसे पहले पेशा एक्ट को लागू किया गया था। अब राजस्थान की बात करते हैं साथियों। तो राजस्थान में ये पेशा एक्ट जो लागू किया गया था, इम्पोर्टेंट यही है, इसको 30 सितंबर 1999 को लागू किया गया था। और राजस्थान के कितने ज़िले थे साथियों? 8 ज़िलों में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। और 8 ज़िले आपको याद रखना: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही। इसकी ट्रिक आपको मैं बता दूं। बाड़ू पासी, बाड़ू प्राची, क्या नाम है? बाड़ू प्राची, उराज पासी, क्या नाम है? उराज पासी। बताओ कितनी अच्छी ट्रिक लगी आपको। ये 8 के 8 जिले याद हो जाएंगे। राजस्थान के जिले में सबसे पहले पेशा एक्ट को लागू किया गया था। बाड़ू का मतलब हुआ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्राची का मतलब प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ऊ का मतलब उदयपुर, राज का मतलब राजसमंद, पा का मतलब पाली और सी का मतलब सिरोही। ये 8 जिले आपको याद रखने। नोट याद रखना है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया था? 1994 में। इस अधिनियम में उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2021 में विवाद की स्थिति में ग्राम सभाओं का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसमें यही लिखा हुआ था। अब याद रखेंगे पत्थलगड़ी किसे कहते हैं, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। पत्थलगड़ी क्या है साथियों? पेशा एक्ट 1996 के प्रावधानों को उचित तरीके से लागू नहीं करने पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा एक्ट 1996 के प्रावधानों के ऊपर एक पत्थर गाड़ना क्या कहलाता? पत्थलगड़ी कहलाता है। और ये पेशा एक्ट 1996 के अंतर्गत आता है। और यह आंदोलन हुआ था, पत्थलगड़ी आंदोलन झारखंड में हुआ था सबसे पहले। समझ में आ गया? अब उसके बाद बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनिवार्य स्वैच्छिक प्रावधान। अब देखो, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में, उसमें कौन कौन से अनिवार्य प्रावधान थे, कौन कौन से स्वैच्छिक प्रावधान थे? सबसे पहले हम स्वैच्छिक प्रावधानों की बात करते हैं। पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए सदस्य या प्रमुख स्थानों का अभाव। दूसरा प्रावधान था स्वैच्छिक। पंचायत स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सके और इस हेतु उन्हें अधिकार व शक्तियां दी गई थी। तीसरा प्रावधान था कि विधानसभाओं व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायती राज संस्थाओं में
संसद व विधानमंडल के प्रतिनिधियों को शामिल करना। और चौथा जो हमारा प्रावधान था स्वैच्छिक, वो है पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना। इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से थे कि एक गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का गठन किया जाना चाहिए। 3 स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी स्तरों पर SC ST के उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये अनिवार्य प्रावधान है। और सभी स्तरों पर 1/3 भाग पर महिलाओं के लिए आरक्षण दिए जाना चाहिए। और छठवां हमारा प्रावधान है अनिवार्य कि ग्राम पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती व जिला निकायों की कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए तथा किसी भी पंचायत का मध्य जो कार्यकाल है समाप्त होने के 6 माह के भीतर ही नए चुनाव होने चाहिए। 7वां जो हमारा प्रावधान है अनिवार्य, वो है पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने का भी प्रावधान रखा गया है। ये सब हमारे अनिवार्य प्रावधान थे। अब हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा क्या है। अब ढांचे की हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के की, तो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे हम। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत की। तो देखिए ग्राम पंचायत किन क्षेत्रों में बनाई जाती है, क्या क्या इसके लिए अनिवार्यता होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए यहाँ पर जो जनसंख्या है कम से कम 3000 की जनसंख्या होनी चाहिए। और 3000 की जब जनसंख्या होगी तो उसमें 9 वार्ड बनाए जाएंगे। अगर प्रति अतिरिक्त 1000 पुरुष जनसंख्या जब हो जाएगी और एक्स्ट्रा, तो उस पर 2 वार्ड और बढ़ाए जाएंगे। तो कहने का मतलब है जहाँ पर 3000 की वोटिंग होगी उस जगह पर 9 वार्ड होंगे और एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। अगर जनसंख्या 3000 से ऊपर 1000 और होती है, यानी 4000 की जनसंख्या होने पर 2 वार्ड और बन जाएंगे, तो टोटल कितने वार्ड हो गए? 11। ठीक है ना। और इस ग्राम पंचायत की बात करें तो इसका जो न्यूनतम आकार है वो 9+1 का मतलब यहाँ पर 10 सदस्य होना अनिवार्य है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच इसमें होते हैं। पदेन सदस्य जो होता है इसमें कोई नहीं होता। ग्राम पंचायत में कोई भी पदेन सदस्य नहीं होता है, खाली होता है। इसका जो अधिकारी होता है साथियों वो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी, BDO साहब। इसकी बैठक के लिए कम से कम 1/3 सदस्य होना चाहिए गणपूर्ति के लिए। और बैठक होती है साथियों 15 दिन में एक बार ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत के मुखिया जो होते हैं सरपंच साहब, उनको शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी। कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी इसको शपथ दिलाता है सरपंच को। और सरपंच अपना त्याग पत्र देता है BDO साहब को। ये BDO साहब अलग है, ये है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक होता है BDO, ये होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे पंचायत समिति। अब देखो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायत हैं। जल्दी बताओ कितनी ग्राम पंचायत है वर्तमान में राजस्थान के अंदर, जल्दी बताओ। ये प्रश्न आया हुआ है। अब हम बात करते हैं साथियों पंचायत समितियों की। पंचायत समिति बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र में 1 लाख पर 1 लाख कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए और 1 लाख पर 15 वार्ड बनाए जाते हैं। अगर 10,000 की जनसंख्या अतिरिक्त हो जाती है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर 2 वार्ड एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे उस पंचायत समिति में। और इसका जो सदस्य संख्या होती है इसमें 15 सदस्य न्यूनतम होते हैं। संरचना होगी साथियों, इसकी संरचना में बात करें तो पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है और प्रधान के बाद उप प्रधान होता है और एक पंचायत समिति सदस्य, इसमें ये सदस्य पाए जाते हैं। इसका जो पदेन सदस्य होता है साथियों पंचायत समिति का वो होता है MLA या विधायक, या फिर जिसको हम सरपंच साहब भी कह सकते हैं। ये सरपंच साहब अलग है, याद रखना। MLA होता है। इसका जो अधिकारी होता है वो होता है BDO। कौन होता है? BDO, यानी खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति की बैठक के लिए कम से कम 1/3 सदस्यों का होना अनिवार्य है और इसकी बैठक 1 माह में एक बार होनी चाहिए। अब याद रखना पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा साथियों? SDO दिलाते हैं। और प्रधान जो होता है अपना त्यागपत्र किसको देगा? उप प्रधान को देगा। ठीक है ना, या CR प्रधान को देगा। देखो याद रखना ये उप प्रधान को देगा। उप प्रधान किसको देगा? ध्यान रखना ये जिला प्रमुख को भी दे सकता है साथियों। ठीक है। अब हम बात करते हैं जिला परिषद की। जिला परिषद जो है साथियों किन इसके लिए जनसंख्या कितनी चाहिए? 4 लाख की जनसंख्या पर एक जिला परिषद बनाया जाता है। और जिला परिषद में कितने क्षेत्र होते हैं? 17 सदस्य बनाए जाते हैं। एक जिला परिषद में 17 सदस्य यानी 17 वार्ड बनते हैं
और अगर 1 लाख की जनसंख्या भी एक्स्ट्रा हो जाती है तो 2 सदस्य और बढ़ा दिए जाते हैं। क्लियर। इसका न्यूनतम आकार कितना हुआ, 17 सदस्य होते हैं इसके अंदर जिला परिषद में। इसकी संरचना की बात करें तो इसका मुखिया जिला प्रमुख होता है और इसके साथ साथ जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद भी इसके सदस्य होते हैं। इसका जो पदेन अधिकारी होता है वो होता है साथियों एमएलए, एमपी या फिर प्रधान। ठीक है। और इसका जो अधिकारी होता है वो होता है सीईओ। कौन होगा, सीईओ होगा। इसमें बैठक करने के लिए कम से कम 1/3 सदस्य होना अनिवार्य है और इसकी जो बैठक होती है जिला परिषद की 3 महीने में एक बार होती है। याद रखना जो जिला प्रमुख होता है, इसका मुखिया होता है जिला परिषद का, वो शपथ कौन दिलाएगा उसको, जिला कलेक्टर दिलाते हैं। और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है, उप जिला प्रमुख को दिलाता है। ठीक है ना। और उप किसको देगा, ध्यान रखना, त्यागपत्र उप जिला प्रमुख को देगा या फिर किसको देगा, संभागीय आयुक्त को देगा। क्लियर। अब देखेंगे गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित होती है किंतु पुनः 7 दिन के भीतर होगी, तब गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। मिनी सचिवालय की बैठक गुरुवार को होगी। मिनी सचिवालय साथियों ग्राम पंचायत को कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को छोड़ करके उपचुनाव शेष कार्यकाल में किए जाएंगे। ठीक है। और अगर पद से हटाने की प्रक्रिया, अब देखो इस पंचायती राज विभाग में अगर कोई सदस्य उसको पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, चुनाव के बाद 2 वर्ष तक हटाने का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता। कोई प्रस्ताव नहीं ला सकता कि भाई मान के चलते कोई सरपंच साहब बन गए, अब उस सरपंच साहब को हटाने की बात की जाए तो 2 साल तक तो उसको आप वैसे नहीं हटा सकते क्योंकि कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। तीसरे और चौथे साल में उसका कोई प्रस्ताव लाया जाएगा कि भाई इस सरपंच साहब को या तो तीसरे साल में हटाया जाएगा या चौथे साल में हटाया जाएगा। और पारित करवाने हेतु कम से कम 3/4 बहुमत होना आवश्यक है। अगर किसी सरपंच को या फिर किसी प्रधान को या किसी जिला प्रमुख को अपने पद से हटाया जाए तो कम से कम 3/4 बहुमत होना चाहिए और हटाने के लिए, और तीसरे चौथे साल में ही उसको हटाया जा सकता है। और अंतिम जो 5वां वर्ष होगा उसमें कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो पहले 2 वर्ष और अंतिम 1 वर्ष 5वां, उनमें कोई प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तीसरे और चौथे वर्ष में ही हटाने की प्रक्रिया होती है और हटाने के लिए कम से कम 3/4 भाग बहुमत का होना अनिवार्य है। क्लियर। अब हम बात करते हैं साथियों इनके विधायी कार्य कौन कौन से होते हैं। अब देखेंगे इनके विधायी कार्य, बैठकों का आयोजन करना, बैठकों के प्रस्ताव पारित करना, बैठकों के लिए मिनट अंकित करना, बजट पारित करना, अंकेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करना, विकास परियोजनाओं पर चर्चा करना, ये सब काम होते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं कार्यकारी कार्य, वो तो विधायी कार्य हो गए। अब कार्य करने कौन से कार्य करेंगे, स्थानीय निकायों पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, वनों के विकास में सहयोग करना, बीपीएल जो लोग हैं उनका चयन करना, शिक्षा समाज कल्याण तथा जन स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करना। और F3 का मतलब होता है साथियों, ऐप मतलब 3 प्रकार के ऐप होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा फंड जिसको कोष कहते हैं, दूसरा होगा फंक्शन यानी कार्य, और तीसरा होगा फंक्शनाइजेशन, इसका मतलब कार्मिक। तो ये F3 की प्रक्रिया भी इसी के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में थोड़ी चर्चा। इसमें इन तीनों संस्थाओं पर जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और जिला परिषद है, इन तीनों निकाय जो है, तीनों संस्थाएं, उन पर जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान किसको होती है, पंचायती राज अधिनियम के अंदर बात की गई थी। ग्राम पंचायत पर अगर कोई जुर्माना लगाया जाएगा तो धारा 65 के तहत लगाया जाएगा। पंचायत समिति पर अगर कोई कर लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा तो धारा 68 के तहत लगाया जाएगा। और जिला परिषद पर जुर्माना लगता है धारा 69 के तहत। क्लियर, ये तीनों याद रखना। अब देखेंगे ग्राम पंचायत पर लगाए जाने वाले कर कौन कौन से होते हैं। यात्री कर लगाया जाता है, भवन कर लगाया जाता है, पेयजल कर लगाया जाता है। ये ग्राम पंचायत पर लगाए जाने वाले कर हैं पंचायती राज विभाग के द्वारा। और पंचायत समिति पर कौन से कर लगते हैं, 2 कर, प्राथमिक शिक्षा का कर और मेलों पर लगने वाला कर। जिला परिषद के कर कौन कौन से हैं, एक तो होता है सिंचाई कर, पेयजल कर और मेलों के आयोजन हेतु। ठीक है ना, मेलों के आयोजन हेतु। 2010 के पंचायती राज के चुनावों में 3 जिलों में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराए गए थे और 2015 में 16 जिलों में ये चुनाव हुए थे। पंचायती राज के यानी पीआरआई का मतलब होता है पंचायती राज,
कि अब तक कुल 11 बार चुनाव हुए हैं। 1960 में, 65 में, 78 में, 81 में, 88 में, 95, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020। टोटल 11 बार अब तक पंचायती राज विभाग के क्या हुए हैं चुनाव। राजस्थान में पंचायती राज की बात करें तो 1928 में सबसे पहले बीकानेर एक पहली ऐसी देसी रियासत बनी जहां पर ग्राम पंचायत अधिनियम बना। और इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। सबसे पहले ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें पंचायती राज अधिनियम बना? कौन है? बीकानेर। कब बना? 1928 में। पंचायती राज, राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसको नोट कर लो आप लोग। 1953 की बात करें साथियों तो ग्राम पंचायत अधिनियम कब बनाया गया था? 1953 में। अब आपको जो भी पॉइंट आएंगे सब इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से आते हैं। 1953 में क्या बनाया गया था? ग्राम पंचायत अधिनियम। राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम कब बनाया गया था? 1953 में। और पंचायती राज अधिनियम 1994 में। दोनों में अंतर है। मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1959 में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया था। 1959 में राजस्थान जिला परिषद अधिनियम बनाया गया था और राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम भी 1959 में बनाया गया था। तो याद रखना, ग्राम पंचायत अधिनियम 53 में और जिला परिषद अधिनियम और पंचायत समिति अधिनियम दोनों 1959 में बनाए गए थे। और पहली बार इन अधिनियमों में एक सुझाव आया था 1960 में। अब आपको बता देते हैं कुछ समितियों के बारे में। 1964 में सादिक अली समिति का गठन हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो समिति आपको मैं बता रहा हूँ पंचायती राज से संबंधित। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कई बार कि भाई 1964 में किस समिति का गठन किया गया था? सादिक अली समिति का। और इस सादिक अली समिति है, इसने क्या बात बताई कि प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल के गठन की बात की जानी चाहिए। फिर 1973 में गिरधारी लाल समिति का गठन हुआ और इस समिति ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय मजबूती प्रदान करने व ग्राम सेवकों की नियुक्ति के सुझाव दिए जाने चाहिए। जो अभी वीडियो की वैकेंसी आई ना, वो सबसे पहले किसकी सिफारिश पर करवाई गई थी? वो करवाई गई थी गिरधारी लाल समिति की सिफारिश पर कि ग्राम सेवकों को नियुक्त किया जाए। लेकिन आपने एक सुना होगा, इन ग्राम सेवकों का नाम बदल के क्या किया गया है? ग्राम विकास अधिकारी। पहले इसको ग्राम सेवक बोलते थे, अब वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। बीडीओ साहब, इसको क्यों कहा गया बीडीओ साहब? ग्राम विकास अधिकारी, इसका सारा ट्रांसलेशन बीडीओ साहब क्यों किया गया? तो बताते हैं कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के अंदर, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के अंदर एक बात का उल्लेख किया गया कि भाई कोई भी इन ग्राम विकासियों का नाम नहीं लेगा, इनको ग्राम सेवक नहीं कहेगा। क्या कहेगा आपके बाद? ग्राम विकास अधिकारी या विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाने लगा। इनका नाम बदल दिया था किसमें? पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। 1984 में जयपुर में इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई थी और ये पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा संस्थान है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं 1990 में। 1990 में हरलाल सिंह खर्रा समिति का गठन हुआ और इस समिति की अनुशंसा पर जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का विलय किसमें किया गया था? जिला परिषद में कर दिया गया। पहले एक जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण हुआ करता था जिसका विलय किसमें किया गया था? जिला परिषद में किया गया था। किसकी सिफारिश पर? हरलाल सिंह खर्रा समिति की सिफारिश पर। और ये विलय 2003 में किया गया। उसके बाद है BS व्यास समिति। ये कब आई थी? 2010 में। और इस समिति के ही तौर पर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है BS व्यास समिति 2010। इसमें 5 विषयों पर पंचायती राज को सौंपे गए थे। 5 विषय ऐसे थे जो पंचायती राज विभाग को सौंपे गए थे। वो 5 विषय कौन कौन से हैं? याद रखना इनको। महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय व अधिकारिता, कृषि, स्वास्थ्य व चिकित्सा और प्रारंभिक शिक्षा। ये 5 विषय ऐसे थे जो पंचायती राज को सौंपे गए थे BS व्यास समिति की सिफारिश पर। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पॉइंट को आप लोग, 2-3 बार आ चुका है। उसके बाद है जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 21 के तहत जिला नियोजन आयोजना समिति के गठन की घोषणा की गई। इससे पहले 3 अप्रैल 1991 को जिला आयोजना प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आपको याद रखना, अनुच्छेद 243 ZD के अंदर ये बात की गई कि इनकी सदस्यों की संख्या कुल 25 होगी। इसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है
और 5 सदस्य राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें टोटल कितने हो गए? 20 सदस्य, 16 जिला परिषद और 4 नगरीय संस्थाएं। अब है 11वीं अनुसूची। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जो पंचायती राज विभाग है उसके विषय कितने हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। 29 कार्य, 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है किसमें? 11वीं अनुसूची में। ये इंपॉर्टेंट है, सीधा यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज के कार्यों की जो अनुसूची है वो कौन सी है? 11वीं। और कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए पंचायती राज के। अब वो 29 विषय आप लोगों को याद करने हैं। पहला हो गया कृषि, जिसके पास कृषि विस्तार है। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी व भूमि संरक्षण। नंबर 3 लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास। चौथा है पशुपालन, डेयरी उद्योग व कुक्कुट पालन। 5वां है मत्स्य उद्योग। 6ठा है सामाजिक वानिकी व फार्म वानिकी। 7वां है लघु वन उपज। 8वां होगा आपका लघु उद्योग, जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। 9वां है खादी ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योग। 11वां है ग्रामीण आवासन। 12वां हो गया फिर 11वां पेयजल। 12वां ईंधन व चारा। 13वां सड़क पुलिया पुल फेरी जलमार्ग अन्य संचार साधन। और ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण होगा। और 15वां है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये इस तरीके से आपके टोटल 29 कार्य होते हैं। ये 25 यहाँ पर है, कुछ मैंने बीच में इनमें जोड़ दिए गए अंदर। तो ये आपके 29 कार्य आपको याद रखने हैं ग्राम पंचायत के, पंचायत राज विभाग के, ठीक है ना। तो आपका ये कंप्लीट आज हो चुका है। पंचायती राज के साथ साथ राजस्थान की पॉलिटी खत्म हो चुकी है रीट मेंस के लिए। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, ना कभी आया, ठीक है साथियों। तो इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से, और आगे कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी उसके बारे में निर्णय जल्दी लिया जाएगा साथियों। धन्यवाद।